चलो पहले निकालते हैं सेकेंड, Ab2 टाइप, Ab2 टाइप in this kind of ionic compound, in this kind of ionic compound, in this kind of ionic compound, cations and anion, cation and anion, cation and anion are in 1:2 रेशियो, मतलब कटायन होंगे और एनायन होगा हमारा, वो एक दूसरे के 1:2 रेशियो में होगा। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे कंपाउंड को हम Ab2 टाइप कंपाउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? Ab2 टाइप। समझ में आएगा? Ab2 टाइप कंपाउंड जो हमारे होते हैं, इसमें इसके सबसे कॉमन एग्जांपल में जाओगे तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ Ab2 type compound is fluoride type, Ab2 टाइप कंपाउंड जो होते हैं वो हमारे फ्लोराइड टाइप के होते हैं। फ्लोराइड टाइप या इसको हम बोलते हैं CaF2 टाइप। मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ Ab2 टाइप कंपाउंड इज फ्लोराइड टाइप, FLUORIT, फ्लोराइड। फ्लोराइड टाइप मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो है वो है फ्लोराइड टाइप CaF2 टाइप। सबसे कॉमन एग्जांपल होगा CaF2। इसमें अगर तुम बात करोगे, इसमें CaF2 टाइप है, सिंस यहां पे अगर देखो तो सिंस साइज ऑफ कैल्शियम आयन का जो साइज होता है वो साइज ऑफ फ्लोराइड आयन से ज्यादा होता है। कैल्शियम आयन का साइज फ्लोराइड आयन से ज्यादा होता है, और अगर ये ज्यादा होगा साइज ऑफ फ्लोराइड आयन तो इसका साइज बड़ा है, तो कटायन क्या बनाएगा, लैटिस पॉइंट को बनाएगा, है ना, क्यूबिक लैटिस। ये क्लियर दिखा रहा है। यहाँ पे जो हमारा यहाँ रेडियस रेशियो नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि एक कटायन 2 एनायन है, तो ऐसा लेना मुश्किल है। तो यहाँ रेडियस रेशियो से एक्सप्लेन नहीं, डायरेक्ट हमारे पास आ गया CaF2 टाइप में Ca+2 जो है साइज बड़ा है, इस कारण से क्या बनाया, ये क्यूबिक लैटिस का फॉर्मेशन किया, मतलब FCC यूनिट सेल का फॉर्मेशन किया। FCC यूनिट सेल का फॉर्मेशन का मतलब हुआ इसका Z का वैल्यू कितना है, 4 है। जबकि यही बात करोगे किसका, फ्लोराइड आयन का, तो फ्लोराइड आयन कहाँ जाएगा, ये टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्युपाई करेगा। कहाँ जाएगा, ऑक्युपाइज ऑन टेट्राहेड्रल वॉइड। क्यों? तो देखो CaF2 है, अब यहाँ पे कैल्शियम का हो गया हमारा 4, तो ये 4 है, तो ये रेशियो CaF2 में रेशियो क्या 1:2 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा, 8 होगा, तभी ना रेशियो होगा 1:2 का। और 8 होने के लिए कहाँ होना चाहिए इसको, टेट्राहेड्रल वॉइड में। तो ये कहाँ जाएगा, ऑक्युपाइज ऑन टेट्राहेड्रल वॉइड। ये सारे टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्युपाई करेंगे, मतलब ये हमारा कितना हो गया, 8। तो यहाँ पे हमारा हो गया कैल्शियम आयन जो हमारा हो गया 4 हो गया,
और फ्लोराइड आयन जो हमारा हो गया 8 हो गया, तो Ca हमारा जो हो गया 4 और F माइनस हो गया हमारा कितना, ये हो गया F माइनस, ये हो गया 8, इकट्ठ के कितना हो गया 1 और इधर हो गया F हो गया 2, कंपाउंड हमारा हो गया CaF2। तो अब अगर हम ओवरऑल इस कंपाउंड को यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं, इसको देखते हैं, तो बात सीधी सी है कि एक कैल्शियम फ्लोराइड मतलब इस स्ट्रक्चर को एक कैल्शियम आयन को मतलब क्या कैल्शियम फ्लोराइड के फॉर्मेशन को एक कैल्शियम मतलब फॉर्मेशन ऑफ वन कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर ऑफ वन CaF2 structure 4 calcium ion and 8 fluoride ion are required। और यहां देखो तो एक कैल्शियम आयन के एक वो कैल्शियम आयन अगर है तो उसके चारों तरफ कितना रहेगा, 8 गो फ्लोराइड रहेगा, जबकि फ्लोराइड आयन जहां रहेगा उसके चारों तरफ क्या वो रहेगा, 4 कैल्शियम आयन होगा। तो सिंस वन कैल्शियम आयन इज सराउंडेड बाय किसके द्वारा, 8 fluoride ion, while 1 fluoride ion is surrounded by किसके द्वारा, by 4 calcium ion। Hence coordination number ratio is 8:4, मतलब कैल्शियम आयन और फ्लोराइड आयन का रेशियो 8:4 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो 8:4 होगा। ये बात सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है बात सबको। चलो पहले उतार दो इसको, फिर आगे। एक कैल्शियम को जो एक क्लोरीन घेरा हुआ है तो वो अलग अलग यूनिट का है। हाँ एग्जैक्टली, सब अलग। तो क्रिस्टल सिस्टम की बात हो रही है ना, पूरे मतलब मॉलिक्यूल के अंदर बात होती है। मॉलिक्यूल के अंदर एक कैल्शियम आयन को 8 फ्लोराइड आयन घेरता है और एक फ्लोराइड आयन को 4 कैल्शियम आयन, क्योंकि चार्ज वाइज तो बैलेंस हो रहा है ना, चार्ज बैलेंस इतने पे हो रहा है, तो ये चार्ज बैलेंस हो रहा है तो इसके चारों तरफ ई होगा और इसके चारों तरफ ई होगा, तो इसके चारों तरफ 4 कैल्शियम आयन होगा और इसके चारों तरफ 8 फ्लोराइड आयन होगा। इसका आंसर कोऑर्डिनेशन। क्लियर है बातों को। इसके बाद हमारे पास जो कंपाउंड आता है वो है हमारे पास अगला है कौन सा, AB2 टाइप के बाद A2B टाइप, तीसरा आया A2B टाइप कंपाउंड। A2B टाइप, A2B टाइप, A2B टाइप में क्या होता है कि कटायन और एनायन जो हमारे होते हैं, A2B टाइप में कटायन और एनायन जो हमारे होते हैं वो 2:1 रेशियो में होते हैं, सामने दिख रहा है। तो इन दिस काइंड ऑफ कंपाउंड both cation and anion, both in this kind of compound, cation and anions are in 2:1 ratio. 2:1 ratio. That is
A प्लस और B माइनस हमारा जो है ये B माइनस 2, ये 2:1 रेशियो में है। ये कंपाउंड जस्ट उल्टा हो गया, किसकी तरह? फ्लोराइड का जस्ट उल्टा हो गया। तो इस कारण से इसका जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है सोडियम ऑक्साइड Na2O टाइप, उसको एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ A2B type compound is Na2O type, that is anti-fluoride type, that is anti-fluoride type, मतलब Na2O टाइप, ये एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर हो गया, एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर हो गया। यहां पे जस्ट अगर तुम देखोगे तो सिंस यहां पे साइज ऑफ ऑक्साइड आयन is greater than that of size of what? Of sodium ion. ऑक्साइड आयन का साइज जो है वो सोडियम आयन के साइज से बड़ा है, ठीक है। कौन बड़ा है? ऑक्साइड आयन बड़ा है किससे? सोडियम आयन से। और अगर ये बड़ा होगा तो क्या होगा? तो अगर ये बड़े होंगे तो ओवरऑल तुम अगर गौर करके देखो तो यहां क्या है? ऑक्साइड आयन लैटिस पॉइंट का फॉर्मेशन करेगा और सोडियम आयन वॉइड में जाएंगे। वहां उल्टा क्या था? वहां आयन कटायन गया था और एनायन वॉइड में गया था। जस्ट उसका उल्टा याद रखना है, सिंपल सा बात है। मतलब इस कंपाउंड में कहता है यहाँ पे कि ऑक्साइड आयन जो हमारे हैं ये फॉर्म करेंगे फॉर्म्स क्यूबिक लैटिस। क्यूबिक लैटिस का मतलब हो गया FCC में गए और यहां से अगर कहेंगे तो इसका Z का वैल्यू हो गया 4 और हमारा जो सोडियम आयन है वो ऑक्युपाइज करेगा ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा कितना हो गया? 8 हो जाएगा। तो Na प्लस हो गया हमारा 8 और ऑक्साइड आयन हो गया हमारा 4, इकट्ठे कितना हो गया? ये हो गया Na2 और O1, ये हो गया हमारा क्या? Na2O हो गया, ठीक है। तो स्वाभाविक है अगर इस कंपाउंड में हम चलते हैं इसमें तो हमारा क्या हो गया? वन ऑक्साइड आयन 2 सोडियम आयन से गिरा है ना, तो इसका मतलब 2 कर रहे हैं, सॉरी, एक ऑक्साइड आयन के चारों तरफ क्या है? पहले तो एक बार पहले ये समझ लो, जैसे वहां किए 1 Na2O क्रिस्टल जो है इज फॉर्म्ड बाय इसके द्वारा 8 Na प्लस एंड 4 ऑक्साइड आयन, क्लियर है। और दूसरी बात, सिंस 1 सोडियम आयन is surrounded by 4 oxide ion, while 1 oxide ion is surrounded by 8 Na plus. Hence coordination number ratio is 4:8। कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो क्या हो जाएगा? 4:8। मतलब ये हमारा Na प्लस और ऑक्साइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो जो होगा ये 4:8 होगा। बात सबको समझ में आ रहा? क्लियर बात सबको? चलो तो पहले इसको उतार लो फिर आगे, ठीक है। देखो
क्वेश्चन ये हो गया, लिख लिया ना। ये जस्ट इसके पहले वाले पे देखो, ये जो हम लोग पढ़े क्वेश्चन है, ये अपने मेडिकल में पूछा गया क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, सुन सकते हो। इन कैल्शियम फ्लोराइड हैविंग फ्लोराइड स्ट्रक्चर, फ्लोराइड स्ट्रक्चर, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम आयन एंड फ्लोराइड आयन आर। समझ में आया बात? क्वेश्चन समझ में आया? कौन सा क्वेश्चन है? फ्लोराइड स्ट्रक्चर कौन सा है तुम्हारा? ये है फ्लोराइड स्ट्रक्चर है ना। इसमें क्या लिखा हुआ क्वेश्चन पढ़ो। इन कैल्शियम फ्लोराइड हैविंग द फ्लोराइड स्ट्रक्चर, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम आयन एंड फ्लोराइड आयन। कैल्शियम आयन और फ्लोराइड आयन का रेशियो क्या है? अब ये क्वेश्चन जो है एम्स 2006 में पूछा गया था, एम्स के 2006 में पूछा गया था, और सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है नीट 2016 में। समझ में आ रहा? तो क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चंस यहाँ से क्या हुआ समझ में? एक क्वेश्चन और हम बोल रहे हैं, क्वेश्चन है द आयनिक रेडियाई ऑफ A प्लस आयन एंड R, मतलब एंड कटायंस, मतलब A प्लस आयन एंड B माइनस आयन आर इतना एंड इतना, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच आयन इन AB इज। तो सबसे पहले तो रेडियस रेशियो निकाल लेगा, और रेडियस रेशियो निकाल लेगा तो क्या हो जाएगा? कंपाउंड आ जाएगा। अब वो कंपाउंड कौन है उसके अनुसार से उसका रेडियस रेशियो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? ये क्वेश्चन तुम्हारा है, क्वेश्चन ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन समझा ना सब? क्या बोले? कटायन एनायन दिया हुआ है, कटायन का रेडियस एनायन का रेडियस है, तो कटायन और एनायन का रेडियस का रेशियो ले लेगा तो क्या होगा? वो तो या तो टेट्राहेड्रल होगा, नहीं तो ऑक्टाहेड्रल होगा, नहीं तो बॉडी सेंटर्ड होगा, कहीं भी होगा, या ट्राइगोनल होगा, कुछ होगा। और वो आ जाएगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर से हम रेशियो नहीं, जैसे NaCl टाइप है तो रेशियो क्या होगा? 6:6। अगर वो हमारा क्या होगा, वो बॉडी सेंटर टाइप होगा तो 8:8 होगा। टेट्राहेड्रल वाला होगा तो उसका मतलब है वो ZNS टाइप होगा तो 4:4 होगा। तो ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे पास आएगा तो बनेगा, है ना? ये क्वेश्चन इसी में देख रहे थे। क्वेश्चंस मतलब ये अब बना, मतलब क्वेश्चंस बन सकते दोबारा, वो उस बात को हम डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा सा स्टडी मटेरियल हमने प्रोवाइड किया है, तो इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। एक आइडिया हम प्रोवाइड कर दे तुमको। ये जो दिया गया है इसको घर पे बनाना भी है, खाली ले जाके घर में नहीं रख लेना। एक बुकलेट पे लगभग 110 रुपीज खर्च हो रहा है हमारा, है ना? एक बुकलेट को, ये केवल कॉस्टिंग है, प्रिंटिंग कॉस्ट, और एक ऑपरेटर हमेशा बैठा रहता है इसके लिए, टाइप करता है, तो समझ सकते हो कितना कॉस्टिंग आता है। तो फालतू क्यों खर्च करेंगे? इसके लिए अलग से तो तुम हमको पे करना रहे हो, है ना? समझ में आ रही बात? तो अगर तुमको दिया जा रहा है तो थोड़ा सा अपना मतलब बढ़ाओ दायरा और थोड़ा सा मेहनत करने का प्रयास करो, ठीक ना? तो देखो इसमें जो है अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं वहां तक की बात करो तो पेज नंबर 41 तक। उसके बाद जो है हमारे पास इम्परफेक्शन और डिफेक्ट इन सॉलिड और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, उसके बाद है। क्लियर है? इस मतलब ये दो टॉपिक केवल मेरा बचा हुआ है, एक है इम्परफेक्शन और डिफेक्ट, पेज नंबर 42 में इम्परफेक्शन और डिफेक्ट इन सॉलिड, ठीक है? और दूसरा हमारा इसमें है कौन सा? तो ये हमारा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। ये दो टॉपिक अभी नहीं किया गया, इसके अलावा सारे टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। तो इसके पहले हमारे पास कितने टॉपिक आ रहे हैं? जितने टॉपिक हैं इसमें हमारे पास 4 कॉन्सेप्ट इनहेंसर है। कॉन्सेप्ट इनहेंसर 1, कॉन्सेप्ट इनहेंसर 2, 3 और 4, 4 कॉन्सेप्ट इनहेंसर हमको क्वेश्चंस के फॉर्मेट में टॉपिक वाइज दिए गए हैं। तो वो चारों टॉपिक वाइज हमारे कॉन्सेप्ट इनहेंसर के क्वेश्चंस अब हमसे बनने चाहिए। क्लियर है बात? ये बात सबको समझ में आ गया? क्लियर? दूसरी बात, इसके बाद जब तुम जाओगे वर्कआउट प्रॉब्लम में, ये सब दिमाग में रखोगे कॉन्सेप्ट इनहेंसर 1, क्योंकि अगले क्लास में आओगे तो हमको ये सारा कॉन्सेप्ट इनहेंसर 1 2 3 4 सॉल्व होना चाहिए। किसी को उठा के हम बोर्ड पे भेज देंगे कोई क्वेश्चन के लिए, समझ में आ रहा है बात? किसी को भी उठा के भेज देंगे बोर्ड पे अगर कॉन्सेप्ट इनहेंसर बोर्ड नहीं बना हुआ है 1 से लेकर 4 तक। अगले क्लास में जिनको दिक्कत होगा वो उसकी बात हम करते हैं, पहले ये समझो।
तो ये हो गए। उसके बाद आओगे वर्कआउट प्रॉब्लम, तो आ गया वर्कआउट प्रॉब्लम में जाओगे तो यहाँ पे वर्कआउट प्रॉब्लम जहां से शुरू हो रहा है पेज नंबर आ जाओ 51, उसमें बोर्ड लेवल क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए क्वेश्चंस हैं। इसमें जो क्वेश्चंस अभी नहीं करने हैं उसको ब्रेक उसको बस टिक करोगे, उसको जिसको अभी नहीं करना है, समझ में आ रहा है, जिसको करना है उसको अनटिक छोड़ोगे। चलो तो इसमें टिक करोगे। बोर्ड लेवल क्वेश्चन है, पहला है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक है, उसमें टिक करो। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 to 11, 8 से लेके 11 तक ये नहीं करना है, बता रहे सब बोल रहे हैं, सुनते रहो। 8 से लेके 11 तक, 13 से लेकर 16 तक, 18 से लेकर 23 तक, 18 से लेकर 23 तक इतना क्वेश्चन नहीं करेंगे। ये दो टॉपिक हमारा किस पे है, ये इम्परफेक्शन इन सॉलिड और मैग्नेटिक प्रोटीन थ्योरेटिकल है, और थ्योरेटिकल से ज्यादातर क्वेश्चन उठते हैं, तो इसका ये उसके बाद करेंगे, ठीक है। चलो इसके बाद आओगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में। ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में तुम आओगे, इसमें ठीक कर लोगे, जो नहीं करना है 31, 32, मतलब ये 38 तक, 31 से लेके 38 तक, और एक 40, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टाइप में आएगा, लॉन्ग टाइप में आ जाएगा सब। तो लॉन्ग टाइप में बस एक और तुम्हारे पास है लास्ट में क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, बस इतना क्वेश्चन नहीं होगा, क्लियर है, 50-50। तो ये क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन जो हमारे हैं, बस इतने क्वेश्चन हमसे नहीं होंगे। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन इसके अंदर हैं, सारे क्वेश्चन तुमसे अब होने चाहिए। ये क्वेश्चन हमसे आसानी से बनने वाले हैं, समझ में आ रहा है बात। तो ये कॉन्सेप्ट इन आंसर 1 to कॉन्सेप्ट इन आंसर 4 तक। उसके बाद जो हमारा हो गया कौन सा, वर्कआउट प्रॉब्लम। वर्कआउट प्रॉब्लम को ले लो, तो वर्कआउट प्रॉब्लम जो बोर्ड वाला लिखे है उसको, ये उसके बाद जो कॉम्पिटिटिव है वो मिसलेनियस है सब। तो मिसलेनियस फिनिश करके कब करो तो ज्यादा बेटर है। अगर तुम सेलेक्ट कर पा रहे हो क्वेश्चन को कि ये इसका है तो वहां कर सकते हो, क्लियर, सबको बात समझ में आ रहा है। कॉन्सेप्ट इन आंसर 1 to 4 सारे क्वेश्चन बनने चाहिए, और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा कॉपी में लिखा होना चाहिए, ठीक है, समझ में आया। फ्राइडे, सैटरडे और संडे 3 दिन, और मंडे 4 दिन तुम लोग का, मंडे नहीं कहेंगे तो सब पहुंच जाएगा, मंडे में क्या हो जाएगा। फ्राइडे, सैटरडे और संडे 3 दिन क्लास बंद है। फ्राइडे, सैटरडे और संडे 3 दिन पूरे क्लासेस बंद किए गए हैं, मतलब एक्स्ट्रा क्लास भी और मेन बैच भी, याद रहेगा बात। 3 सबको समझ आ रहा। तो ये इसमें ही नहीं कि छुट्टी में रहते हैं, टकरी पसार के सुतल है घर में, इंजॉय कर रहे हैं, इंजॉय द पार्टी ब्रो, ये वाला फीलिंग नहीं लाना है। भाई गर्मी लगे, कोल्ड ड्रिंक ले आइए, तो समोसा ले आइए, हो तब मजा इंजॉय खेलेंगे, नहीं लड़ाई नहीं करेगा। तो ये सारा क्वेश्चन हमको चाहिए। इस क्वेश्चन में अगर कहीं डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम तुम पूछ सकते हो। तुम्हारे पास फ्राइडे, सैटरडे, संडे तीनों दिन हम यहाँ अवेलेबल हैं। तुम्हारे बैच के टाइमिंग के समय हम यहाँ अवेलेबल रहेंगे। क्लासेस नहीं होंगे लेकिन हम यहाँ अवेलेबल हैं। जिनको इसमें कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चंस में डाउट होगा, वो आके पूछ सकते हैं। समझ में आने बाद ऑफिस वाले नंबर पे कॉल करोगे, वो बता देंगे, उस समय अवेलेबिलिटी रहेगी, हम
रहेंगे, आके अपना क्वेश्चन पूछ लोगे। इसके अलावा अगर घर पे भी बना रहे हो कोई दिक्कत है, व्हाट्सएप नंबर ऑफिस वाला तुम लोग को पता ही है, ऑफिस वाला जो नंबर तुम लोग के पास रहता है ये नंबर जरूर रखा करो तुम लोग। ये ऑफिस का मेन नंबर है, जो जब इसके पीछे भी है, देखो स्टडी मटेरियल के पीछे पहला नंबर जो है ये व्हाट्सएप नंबर के फॉर्म में मेरे पास रहता है। तो कोई भी डाउट हो तो अपना क्लिक करके तुम वहां छोड़ सकते हो, या कोई टॉपिक में दिक्कत हो तो वॉइस में भी डाल के भेज सकते हो कि सर ये वाला पार्ट ये पार्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो वहाँ वॉइस रिकॉर्डिंग के फॉर्म में उसका एक्सप्लेनेशन जो है मैं डाल के भेज देता हूँ। समझ में आ रहा है? कोई क्वेश्चन दिक्कत हो तो उसको क्लिक करके फोटो क्लिक करके भेजोगे तो उसको क्या उसमें एक्सप्लेनेशन है, वो एक्सप्लेनेशन में वॉइस फॉर्मेट्स में भी उसको एक्सप्लेन करके भेज दूंगा। समझ में आ रहा है? हाँ, हो सकता है जब भेजोगे तो 1 घंटा 2 घंटा लेट हो, क्योंकि हम कोई जरूरी नहीं कि हमेशा हम देखें ही मोबाइल, है ना, लेकिन देखेंगे तो 2-3 घंटे में वो सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रहा है? रात में 11-12 बजे तक भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो भेजोगे तो उसका सॉल्यूशन तुमको मिलेगा। सबको बात समझ में आ रहा है? क्लियर? तो इसका ख्याल रखो, ये मुझे चाहिए, ये कॉन्सेप्ट इन आंसर 1 2 3 4 बढ़ के आना चाहिए क्लास में, क्योंकि हम किसी को भी रैंडमली उठा के बोर्ड पे भेजने वाले हैं। ट्यूसडे वाले क्लास में सारे को जिनको मन करेगा उसको बोर्ड पे उठा के भेजेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन देंगे, कहेंगे इसको सॉल्व करो। ठीक है? इसलिए सॉल्व होना चाहिए। जिसको कोई डाउट है इन बिटवीन आके अपना पूछ सकते हैं। समझ में आया बात? क्लासेस फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन, मेन बैच एक्स्ट्रा बैच सारे बंद है। मंडे से फिर जो जैसा बैच है, फिर फोन करके नहीं चाटेगा, तो फोन करके चटले फिरता है कि सर एक्स्ट्रा बैच वाले क्या हाल है, खुली तो लड़ाई नहीं करेगा। सारे बैच फ्राइडे सैटरडे और संडे ही है, मंडे से सब बैच जो जैसे है वैसे चलेगा। सबको बात समझ में है? क्लियर है? तो इसके क्वेश्चंस क्या आंसर नहीं है? पेज नंबर डिफ्रैक्शन है, एक्सरेज डिफ्रैक्शन है, वो बताएंगे। एक्सरेज डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट पे 2D sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा एक फॉर्मूला है, उसी को यूज करना है, वो बताएंगे, उसको छोड़ सकते हो। तो एक ब्रैग्स इक्वेशन और एक शुरुआती दौर में लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी का एक कॉन्सेप्ट होगा तुम्हारे पास, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होगा। तो ये एनसीईआरटी में भी नहीं है, पढ़ना नहीं है हमको, लेकिन एक आइडिया दिए हैं, तो हम जो उसका निचोड़ है वो हम बता देंगे कि 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होता है, उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री सेंटर कितना होता है, बस वो याद रखने का तरीका हम बता देंगे, उतना ही याद रखना है। हो सकता है कहीं पूछ दिया जाए, तो हम इसको डिस्कस करेंगे जिस समय चैप्टर को क्लोज करेंगे। मतलब इसके बाद दो क्लास लगेगा, एक क्लास में इम्परफेक्शन होगा, इम्परफेक्शन और डिफेक्ट इन सॉलिड, और उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। 2 क्लास में चैप्टर फिनिश हो जाएगा, मतलब अगले वीक में चैप्टर फिनिश हो जाएगा, उसमें हम लोग अगले वीक में ही हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर सेकंड चैप्टर में मूव कर जाएंगे। समझ में आ रहा है? ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा अगले क्लास में। तो ये कॉन्सेप्ट इन आंसर 1 to 4 बनना चाहिए। वर्कआउट प्रॉब्लम ये सब देखेंगे ना, तो पूरी अच्छे से बेइज्जत होने के लिए तैयार रहना हो। अगर बेइज्जती नहीं चाहते हो तो सारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसको लिख के आओगे, कॉपी पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट इन आंसर 1 to 4 बना के आओगे। समझ में आ रहा है? इतना के वर्कआउट देंगे, छोड़ना है, छुट्टी इसके लिए करना ही नहीं कि गर्मी बहुत लगे, चलो शाम के घूम के आते हैं पार्कवा में, दिव्य दर्शन करते हैं। अरे समझा ना, गंदे लोग गंदी सोच, अरे ढलते हुए सूर्य को नमस्कार करेंगे, मुड़वा है तो यही सब गंदा चीज होता है। चलो ठीक है, उगते हुए सूर्य को नमस्कार करेंगे, है कि नहीं? अरे है ना? चलो, तो आज क्लास हम यही फिनिश कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। हाँ, इसके आगे भी है, चलो ये आप चलो इसको, ये सब एनसीईआरटी में नहीं है। एक चीज और हम रिपीट कर दें, एक एनसीईआरटी में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो मटेरियल देख रहे होगे तो तुम कंपेयर करके देखोगे। अगर हमको एनसीईआरटी की तरह खत्म करना होगा तो अभी तक सॉलिड स्टेट को 2 बार खत्म कर चुके होते हैं।
अगर तुम कंपेयर करके देखो बहुत सारी चीजें, रेडियस रेशियो नहीं है, वॉइड का रेडियस कैलकुलेशन नहीं है, तो कुछ कोई कौन सा भी काइंड ऑफ आयनिक कंपाउंड बताए हैं तुम्हारे पास नहीं है। तो ये सारे टॉपिक्स, एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो तुमको बताए गए हैं, ब्रैग्स इक्वेशन नहीं है लेकिन बताएंगे। तो ये सारी बातें जो सॉइल के कोई टॉपिक्स हैं, तो उस टॉपिक्स को कवर अगर किया जा रहा है तो उसमें टाइम 1-2 लेक्चर्स लगता है कि नहीं। तो वो तुम्हारे फायदे के लिए, जैसे अभी बताए ना, अभी नीट वाला क्वेश्चन दिखाए ना तुमको, अरे दिखाए ना जी, कैल्शियम फ्लोराइड वाला था ना, लेकिन वो एनसीईआरटी में नहीं है, इसका मतलब नहीं पूछेगा। उसी के जस्ट ऊपर 2016 में रेडियस रेशियो का क्वेश्चन बताया है, वो भी 2016 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है तो पूछा ना। इसका मतलब है कि केवल एनसीईआरटी के आसपास ही रहने से कोई खास फायदा नहीं है। अगर हमारा कॉम्पिटिटिव अप्रोच है तो हमको जितना कंटेंट हम लोग बता रहे हैं उसके आसपास तुमको रहना पड़ेगा। क्लियर है? देखो एक बात और, थोड़ा सा जब बात आ रही है तो एक बात पर डिस्कस कर देते हैं। इसमें एक ब्रैग्स इक्वेशन भी हमको दिखा होगा, अगर तुम पढ़ रहे होगे, तुमको एक्सरे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट या ब्रैग्स इक्वेशन तुमको मिला होगा, उसके क्वेश्चंस मिलेंगे। तो थोड़ा चलो उसको डिस्कस कर देते हैं। डाल देंगे एक्सरे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, एक्सरे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, एक्सरे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट और ब्रैग्स इक्वेशन, और ब्रैग्स इक्वेशन, ब्रैग्स इक्वेशन, एक्सरे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट और ब्रैग्स इक्वेशन, एक्सरे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट और ब्रैग्स इक्वेशन। देखो सबसे पहला इस टर्म में एक टर्म तुम्हारे पास निकल के आए, डिफ्रैक्शन क्या होता है। पहले तो थोड़ा सा डिफ्रैक्शन टर्म को थोड़ा समझे। तो बेसिक कुछ बातों को अगर समझो, जैसे मान लो ये एक कोई ग्लास है और ग्लास का कोई एक लेयर जो है, एक साइड जो है उसका, उसको हमने कलर कर दिया, ठीक है। कोई ग्लास के एक लेयर को हमने क्या कर दिया, इसको हमने क्या किया, सिल्वर से कोटिंग कर दिया। तो जब इस पे हम लोग डालेंगे क्या, लाइट रेज डालेंगे, तो क्या होता था, यहीं से जिस मीडियम से आया था उसी मीडियम में लौट जाता है। जो ऐनक हम आईना यूज करते हैं उसमें क्या होता है, मिरर में क्या होता है, मिरर में एक लेयर जो है उसको क्या करते हैं, सिल्वर कोटिंग कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, लाइट रेज का जिस मीडियम से आया उसी मीडियम में लौट जाना, इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, पहला बात क्लियर हो रहा है, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट रेज, अगर एक मिरर का, एक कोई ग्लास का एक सरफेस को हमने क्या किया, सिल्वर कोटेड कर दिया, तो उस पर लाइट रेज जब टकराएगा तो फिर उसी मीडियम में वो लौट जाता है। तो टकरा के उसी मीडियम में लौटने के प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। दूसरा बात, ये जो हमने यहाँ पे यूज किया, अगर हम यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं, ये जो तुम देख रहे हो, इसमें जो हमने कोटिंग नहीं किया, अब देखो इसमें क्या हुआ कि अगली बार हमने क्या किया, हमने कोटिंग नहीं किया। तो जब कोटिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, इस मीडियम से पास करते हुए, मीडियम से पास करते हुए ये दूसरे मीडियम में चला जाएगा रेज। तो इस मीडियम से पास करते हुए दूसरे मीडियम में चले जाने के प्रोसेस को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। ये बात समझ में है, क्या हो गया, दो वर्ड समझ में। रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्ट कर जाना, मतलब जिधर से आया उधर ही लौट जाना, रिफ्लेक्शन। और गया और उस मीडियम से पास करके दूसरे मीडियम में चला जाना, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ये दो बात क्लियर हो गई। तीसरी बात, बिना कोटिंग किए हुए अगर कोई लाइट रेज आया और टकराया, जिधर से है उधर से ही लौट आया, ठीक है। अगर कोटिंग था उसके कारण से आया तो उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लेकिन अगर कोई लाइट रेज गया बिना कोटिंग के, टकरा के फिर उसी डायरेक्शन में लौट गया, तो इस फेनोमेना को
हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। तीनों बात समझ में आ रहा है? मतलब डिफ्रैक्शन क्या हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया लाइट रेज का उसी मीडियम में किसी दूसरे कंपोनेंट से टकरा के फिर से उसी मीडियम में लौट आना, इसी फेनोमेना को हम लोग डिफ्रैक्शन कहते हैं। अब डिफ्रैक्शन होगा क्यों, ये तो समझ में आया था भाई, कलई कर दिए तो ऑप्शन नहीं था तो लौट गया, लेकिन बिना इसके किए हुए इसको तो बाहर में चल जाना चाहिए था, लेकिन ये लौटने का कोई ना कोई कंडीशन होगा जरूर। तो डिफ्रैक्शन का डिफ्रैक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कभी भी डिफ्रैक्शन फेनोमेना तभी ऑब्जर्व होगा जब जो लाइट रे जो टकरा रहा है उसका वेवलेंथ, लाइट रे जो टकरा रहा है उसका वेवलेंथ हमेशा जिस सब्सटेंस से टकरा रहा है उस पार्टिकल के लगभग साइज के बराबर हो। समझ आ रहा है? अगर जैसे मान लो कोई रेज टकराया तो उसका अपना वेवलेंथ होगा, और उसी वेवलेंथ के बराबर उस सब्सटेंस के पार्टिकल का अगर साइज हो तो डेफिनेटली जब लाइट रेज उससे टकराएगा तो वो लाइट रेज वहां से क्या होगा, उसी डायरेक्शन में लौट जाएगा, और इसी फेनोमेना को हम डिफ्रैक्शन बोलते हैं। इसका समझ में आया बात? कहने का मतलब क्या हुआ समझो, इस बात को ऐसे समझो। तो पहले तो हम इसी बात कहीं ऑब्जर्व मेंशन कर देते हैं, डिफ्रैक्शन फेनोमेना इज ऑब्जर्व्ड, फेनोमेना इज ऑब्जर्व्ड ओनली व्हेन, ऑब्जर्व्ड only when diffraction phenomena is observed only when size of particle of the substance on which light rays falls must be equal to the wavelength of that light rays। अगर उस लाइट रेज का वेवलेंथ अगर उस सब्सटेंस के पार्टिकल के साइज के बराबर होता है तो उसको हम लोग वो क्या करता है, वो फेनोमेना ऑब्जर्व करता है, वो डिफ्रैक्शन फेनोमेना को ऑब्जर्व कराता है। मतलब उसी मीडियम में लौटने का जो ऑप्शन है वो हो जाता है, और इस फेनोमेना को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। समझ में आ रहा है? जैसे एग्जांपल के लिए ले लो, मतलब ये सिंपल एक लाइन में कहें तो हम कहेंगे फॉर डिफ्रैक्शन, सिंपल लाइन में कह दें तो डिफ्रैक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, तो साइज ऑफ पार्टिकल जो होना चाहिए, पार्टिकल ये कंपेरेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल का मतलब कंपेरेबल होना चाहिए। ये कह सकते हो फॉल्स, लाइट रेज फॉल्स मस्ट बी कंपेरेबल, इक्वल के जगह पे कंपेरेबल वर्ड यूज करो तो ज्यादा बेटर है। मस्ट बी कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ, ये लगभग बराबर हो किसके, वेवलेंथ ऑफ लाइट के। मस्ट बी इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये लाइट के वेवलेंथ के बराबर हो, वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट रेंज के वेवलेंथ के लगभग बराबर हो तो डेफिनेटली ये हमारा फेनोमेना जो होगा वो डिफ्रैक्शन फेनोमेना यहाँ पे ऑब्जर्व होगा। सिंपल समझो, अब सोचो सेंस। ये ब्रैक्स क्या बोला था वो समझो। ब्रैक्स बोला था कि जब हम लाइट, सुनना गौर से, ब्रैक्स बोला था जब हम एक्सरेज को, किसको, एक्सरेज को क्रिस्टलाइन सॉलिड के सरफेस पे डालते हैं, किसको डालते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड के सरफेस पे एक्सरेज डालते हैं तो वहां डिफ्रैक्शन होता है। क्यों होता है डिफ्रैक्शन, तो समझो। सिंस ये एटॉमिक साइज, साइज ऑफ एटम, एटम का साइज अगर देखो तो एटम का साइज कितना होता है,
10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर या 10 टू द पावर -10 मीटर, ठीक है। एटम का साइज यही होता है। न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम जो हम पढ़े थे कहाँ पे, बोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, वहां पे डिस्कस किए थे। जबकि यही अगर बात करो वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज, वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज, वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज, एक्स रेज का जो वेवलेंथ होता है वो कितना होता है, तो ये वेवलेंथ ऑफ एक्स रे जो है 1 एंगस्ट्रॉम होता है, मतलब 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ये समझ में आया? तो क्या दिखा तुमको, इसका साइज इसके वेवलेंथ के बराबर हो रहा है कि नहीं? अरे बात समझा? कोई पूछे और उसी पे तुम अगर लाइट रेज डालेगा तो लाइट रेज कभी क्रिस्टलाइन सॉलिड से डिफ्रैक्ट होगा नहीं, क्यों? उनका वेवलेंथ अलग है, इसका वेवलेंथ अलग है। यहाँ डिफ्रैक्शन फिनोमेना क्यों ऑब्जर्व होगा? तो लगभग जो एक्सरेज का वेवलेंथ है वो लगभग एटम के साइज के बराबर है। तो ये लगभग बराबर होने के कारण से, मतलब सेंस, ये जो हम जानते हैं, ये सिंपल बात समझो कि एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, सिंपल बात अगर हम समझे तो यहां से क्या हो गया, साइज ऑफ एटम जो है वो मस्ट बी कंपेरेबल विथ द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज, वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज, वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज। और इस कारण से अगर ये बराबर होगा तो डिफ्रैक्शन फिनोमेना ऑब्जर्व होगा। इस कारण से हैंस डिफ्रैक्शन फिनोमेना ऑब्जर्व्ड। यहाँ पे डिफ्रैक्शन जो है वो डिफ्रैक्शन जो होगा वो ऑब्जर्व्ड होगा, यहाँ पे डिफ्रैक्शन होने वाला है। पहला बात तो समझ में आ रहा है? अब सोचो, यही चीज ब्रैग्स बोला कि जब हम एक्सरेज को हम कहां पुट करेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऊपर पुट करेंगे तो वहां क्या होगा, डिफ्रैक्शन फिनोमेना ऑब्जर्व होगा। पहला लाइन तो समझ में आ रहा, क्लियर है? तो ये हमारे पास हो गया। यहां पे किए व्हेन एक्सरेज आर इंसिडेंट ओवर X-rays, sorry, incident over crystalline solid get diffracted, ये हमारे क्या होंगे, ये डिफ्रैक्ट करेंगे, डिफ्रैक्टेड होंगे, ठीक है। अब इस बात को और समझेंगे हम लोग, तो पहले इसको उतार लो, इस बात को हो गया। चलो देखो, अब एक बात समझो, यहाँ पे हमने कहा कि अगर एक्सरेज इंसिडेंट होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड से तो डिफ्रैक्शन होगा। अच्छा, अगर रेज की बात करोगे कि अगर रेज हमारे जो है दो बातें होती है, एक टर्म आता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। थोड़ा सा ये सारी बातें तुम, ये जो अभी वर्ड हमने यूज किया है, ये वेव्स में जब फिजिक्स में तुम पढ़ रहे होगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वहां पे, और लाइट जब पढ़ोगे तो वहां पे भी बताया जाएगा ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। जब हम बात, क्योंकि हमें यहाँ ब्रैग्स ने एक वर्ड यूज किया, उसी को बताने के लिए बता रहे। देखो, अगर कोई रेज, ये तो जानते हैं वेव है हमारा, और अगर वेव, अगर इसको बोलते हैं वेव्स आर इन सेम फेज। सेम फेज मतलब समझ रहे हो, इसका वेव किसके फॉर्म में मूव करता है, क्रिस्ट ऐसे मूव करता है वेव। तो इसका ऊपर क्रिस्ट है तो इसका भी क्रिस्ट ऊपर है, इसके सामने ट्रफ नीचे है तो इसके सामने ट्रफ क्या है, नीचे है। तो ये कहां पे है, कहेंगे कि दोनों वेव कहां पे है, सेम फेज में है। इलाइन समझ में है? लेकिन अगर यही बात तुम अगर कहोगे यहाँ पे, ये अगर वेव अगर हमारा है, ये है, और यहाँ पे दूसरा वेव हमारा ये है, तो क्या है इसमें, इसका क्रिस्ट ऊपर है तो इसका ट्रफ है वहां पे, जहां पे इसका ट्रफ है वहां पे इसका क्रिस्ट है। तो हम कहते हैं कि ये वेव्स क्या है, आउट ऑफ फेज है। दो बात समझ में आया? दो बात समझ में? पहला क्या हो गया, सेम फेज का मतलब हुआ, सेम फेज का मतलब दोनों का क्रिस्ट और ट्रफ आमने सामने पड़ रहा है, ठीक है। और अगर ये दोनों वेव्स हमारे जो है वो सेम फेज में है,
बोथ आर इन सेम फेज, अगर ये सेम फेज में होते हैं तो डेफिनेटली इसका मतलब ये है, ये यहाँ पे बोथ आर इन सेम फेज, बोथ वेव्स आर इन सेम फेज। अगर दोनों के दोनों अगर सेम फेज में होंगे तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, ये वेव बनेंगे, ठीक है, रही ना बनेगा। तो ये वेव मिलके कंस्ट्रक्ट, तो इसको अगर दोनों मिलके एडिशनल हो गया, दोनों जुड़ गया, तो इसका क्रिस्ट प्लस इसका क्रिस्ट, पूरा क्रिस्ट बड़ा हो गया, तो स्वाभाविक है इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो यहाँ पे सिग्नल जो है वो ऑब्जर्व होगा, मतलब ये वेव्स बाहर निकल रहे होंगे और वो ऑब्जर्व होगा। यहाँ क्या हुआ, इसमें अगर देखोगे तो दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसको बोलते हैं आउट ऑफ फेज। क्या बोलते हैं इसको? आउट ऑफ फेज। तो आउट ऑफ फेज लाइन का मतलब क्या हुआ वो समझो। यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा है, यहाँ पे वेव्स आर आउट ऑफ फेज। अगर ये आउट ऑफ फेज होंगे तो क्या होंगे, ये अब ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, तो कैंसिल करेगा तो क्या होगा, बहुत ही कम ये ऐसे वेव्स निकलेंगे, कम हो गया, दोनों माइनस हो गया, तो माइनस हो गया तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब अगर यहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो यहाँ पे सिग्नल निकलेगा, नो सिग्नल, बहुत कम निकलेगा, तो उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ब्रैग्स बोला था, सुनो ब्रैग्स क्या बोला, ब्रैग्स बोला था कि जब एक्सरेज को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऊपर इंसिडेंट करते हैं तो वो डिफ्रैक्ट होता है। यहां तक तो समझ में आया? जब दो एक्सरेज सेम फेज में होंगे और कंसेक्यूटिव लेयर से डिफ्रैक्ट हो रहे होंगे, तो एक लाइन तो जो हमने बोला सेम फेज, तो सेम फेज का लेंगे तभी ना सिग्नल निकलेगा, आउट ऑफ फेज लेंगे तो कभी उसका सिग्नल आएगा नहीं आएगा। तो सेम फेज का मतलब क्या हुआ कि उसका इंटरफेरेंस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। बात सबको समझ में आ रहा? तो क्या बोला ब्रैग्स, इस बात को समझो। तो अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स बोला, अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स, when X-rays are incident over surface of crystalline solid get diffracted from the layers from the different layers of crystalline solid, क्रिस्टलाइन सॉलिड के डिफरेंट लेयर से वो डिफ्रैक्टेड होंगे, ठीक है। व्हेन एक्सरेज आर इंसिडेंट ओवर सरफेस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड गेट डिफ्रैक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट लेयर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। अब इसी के बाद इन्होंने कहा कि इफ X-rays are diffracted from consecutive layer, layer of crystalline solid and both X-rays are in same phase, then path difference between two X-rays is always equals to the
always equals to the n multiple of wavelength of corresponding X-rays. Clear है बात? Path difference of two X-rays is always equals to the n multiple of wavelength of that X-rays. कहने का मतलब समझो, देखो कहा ब्रैक्स बोला ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अलग अलग लेयर है, फर्स्ट लेयर हो गया, सेकेंड लेयर हो गया, थर्ड लेयर हो गया। इस पे जब हम एक्सरेज को इंसिडेंट किए तो एक्सरेज यहां से क्या हुआ, डिफ्रैक्ट हुआ, ठीक है, इस लेयर से डिफ्रैक्ट हुआ, फिर हमने इस एक्सरेज को हमने और एक्सरेज डाले, अगले को गया और यहां से डिफ्रैक्ट हुआ, तो जब जब हमने इस पे पुट किया यहां से क्या हुआ, इसका डिफ्रैक्शन शुरू हुआ, ठीक है। ये अपना जो हो गया ये हमारा इंसिडेंट एक्सरेज है और ये हमारा डिफ्रैक्टेड एक्सरेज है, ये हमारा ये हो गया इंसिडेंट एक्सरेज जो पड़ा, ये इंसिडेंट एक्सरेज है, और ये जो हमारा दिख रहा है क्या है, ये हमारा डिफ्रैक्टेड एक्सरेज है, डिफ्रैक्टेड एक्सरेज है, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो एक्सरेज ये इंसिडेंट एक्सरेज और वो डिफ्रैक्टेड एक्सरेज है, और ये फिगर हम शो कर रहे हैं, शोइंग एक्सरेज डिफ्रैक्शन, ये एक्सरेज डिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, डिफ्रैक्शन। तो जो एक्सरेज जो ये पास कर रहा है दो कंसेक्यूटिव लेयर, ये जो हो गया इनके बीच का सेपरेशन हो गया, डी क्या हो गया, सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लेयर्स, ठीक है, लेयर के बीच का डिफरेंस हो गया, डिस्टेंस हो गया डी। ये एक्सरे जब इंसिडेंट हुआ तो थीटा एंगल से इंसिडेंट हुआ, तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन बोलेंगे, क्लियर है। और जब ये डिफ्रैक्ट होगा, स्वाभाविक है, यहां पे अगर जाओ तो इसका पाथ डिफरेंस का मतलब क्या समझते हो, पाथ डिफरेंस, जैसे सिंपल सा है, अगर मान लो एक आदमी यहां से ये डिस्टेंस 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, एक आदमी यहां से चला ये 3 किलोमीटर चला, एक आदमी यहां से चला वो 4 किलोमीटर चला, तो इनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना होगा, ये ना होगा कि कितना एक्स्ट्रा चला हो, पाथ डिफरेंस मतलब है ना कितना एक्स्ट्रा हुआ। तो अगर हम चले इसमें देखें तो इसमें पाथ डिफरेंस की बात करें कि एक के कंपैरिजन में दूसरा एक्सरेज कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो सोचो ये दोनों एक्सरेज क्या एक दूसरे के पैरेलल है, और यहां के ऊपर अगर देखो यहां तक बराबर कर लो, यहां तक बराबर हो गया, टेंशन नहीं लेगा, बहुत सस्ता है सब। देखो तो ये जो एक्सरेज हमारे हैं इसमें अगर देखेगा सब, देखो तो यहां से अगर थोड़ा सा इसको निकालते हैं, देखो तो ये दोनों एक्सरेज यहां तक सेम है ना, और फिर जब उधर चला गया तो यहां से लेके यहां तक फिर इधर ही सेम हो गया। ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, यहां से ऊपर ही सेम है, इसके ऊपर ही सेम है, ई वाला रेज इसके कंपैरिजन में एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, यहां से लेके यहां तक और फिर यहां से यहां तक। अरे बात सबको समझ में है, यही हो गया पाथ डिफरेंस। देखो यहां तक तो दोनों ये तो यहां पे आके से मुड़ गया, तो इतना डिस्टेंस तो ये ट्रेवल किया ही, फिर जब यहां से मुड़ा तो इतना डिस्टेंस तो ये भी ट्रेवल कर ही रहा, एक्स्ट्रा ही कितना चला, दिस प्लस दिस, इसी को बोलेंगे पाथ डिफरेंस। समझ में आया बात। तो ये अगर मान लो इसको हम ओ मान लेते हैं, इस जगह को ओ मान लेते हैं, ये ओ डैश है और ये ए और ये ए डैश है, तो यहाँ पाथ डिफरेंस कितना होगा, ए ओ डैश प्लस ओ डैश ए डैश, ये ना होगा। अरे बात सबको क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे अच्छा ये अगर थीटा है तो ये भी हमारा क्या होगा, थीटा और परपेंडिकुलर डाले हैं तो कौन सी होगा 90 डिग्री। तो चलो थोड़ा सा यहां समझो, इस बात को समझे। तो यहाँ पाथ डिफरेंस फिगर से चलेंगे तो हमारा पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो बराबर होगा ए ओ डैश प्लस ओ डैश ए डैश, ही ना होगा पाथ डिफरेंस है।
अरे बर्दाश्त हो रहा है ना, वेरी गुड। और देखो इस चीज को, अब यहां से चलोगे, अब ट्रायंगल को थोड़ा बाहर करो तो देखो, इस ट्रायंगल को बाहर कर रहे हैं हम। 90 डिग्री किसके साथ है? ए के साथ है 90 डिग्री। यहां ए जो है वो कितना है? 90 डिग्री। थीटा एंगल किसके साथ है? ओ के साथ है। थीटा डिग्री, थीटा एंगल जो है ओ के साथ है। और इधर कौन हो गया जो बिना एंगल वाला है? वो ओ डैश है। ये ना फिगर हुआ, इसको निकाल के बाहर कर रहे हैं। थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा है, इसका मतलब हो गया क्या? थीटा कौन है? ओ के पास थीटा एंगल है, ए के पास 90 डिग्री है और ओ डैश अकेले है। तो देखो ओ डैश ऐसे ही रह गया, ओ के साथ थीटा एंगल और ये हो गया 90 डिग्री। मतलब ये ट्रायंगल हो गया कौन सा? ओ डैश ए ओ, ये हमारा ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ये ना हुआ। अब सोच, अच्छा ये कितना है हुआ? ओ डैश कितना है? डी। ओ डैश कितना है? डी है ना, कि नहीं है? तो अब यहां से हमको जो चाहिए ये है, ये 90 डिग्री है और इसकी बात करोगे तो ये हमारा कौन है? ये हमारा कौन है? ए है। तो हमको जो चाहिए वो क्या चाहिए? ए ओ डैश चाहिए। क्या चाहिए? ए ओ डैश चाहिए ना। तो ए ओ डैश चाहिए तो हम क्या कर देंगे? साइन थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा? ए ओ डैश बाई क्या? ओ डैश ओ। और यहां से साइन थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा? ए ओ डैश और बाई डी। और यहां से क्या हो जाएगा? ए ओ डैश इजकल टू क्या हो जाएगा? डी साइन थीटा होगा। डी साइन थीटा, डी साइन थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी साइन थीटा। ये पहला बात सबको समझ में, ये हो गया डी साइन थीटा इक्वेशन नंबर 1। पहला ट्रायंगल क्लियर हो गया। ये हो गया फ्रॉम ट्रायंगल, ये जो बात आ गई ये हमारा आ गया फ्रॉम ट्रायंगल। ये हो गया फ्रॉम ट्रायंगल ओ डैश ए ओ। ये हो गया क्या? ओ डैश ए ओ हो गया, ये ट्रायंगल से हो गया। अब उसी तरह से हम इस हमको ये भी चाहिए, तो इसके लिए हम इस ट्रायंगल में जाएंगे। 90 डिग्री किसके साथ है? ए डैश के साथ। और थीटा किसके साथ है? ओ के साथ। तो चलो यहां से कहेंगे फ्रॉम ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा? ओ डैश ए हो गया, थीटा हो गया ए और ओ डैश ओ है, ओ ए ओ डैश, ओ डैश ए डैश कर दो इसको, ए डैश ओ डैश ए डैश ओ हो गया। क्लियर? ए हो गया। ठीक है, चलो अब इस ट्रायंगल से अगर चलोगे, इस ट्रायंगल को बाहर, उसी ट्रायंगल को बाहर कर रहे हैं, तो चलो इस ट्रायंगल में अब की बार 90 डिग्री ए डैश के पास है, ओ के पास तो थीटा है ही, और इधर कौन हो गया? ये हो गया ओ डैश, ये भी हो गया डी। तो अब की बार हमको यहाँ भी क्या चाहिए? ओ डैश ए डैश चाहिए। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? साइन थीटा इजकल टू, ये सिमिलरली लिख देते हैं यहाँ पे, सिमिलरली, सिमिलरली। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा? साइन थीटा इजकल टू कितना हो जाएगा? ओ डैश ए डैश बाई कितना हो जाएगा? ये ओ डैश ओ, मतलब ओ डैश ए डैश बाई क्या हो गया? डी। और ओ डैश ए डैश इजकल टू कितना हो गया? डी साइन थीटा। तो अब मान के चलेंगे हम पाथ डिफरेंस, इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से पाथ डिफरेंस हमारा जो हो गया वो कितना है? ये बराबर है ए ओ डैश प्लस ओ डैश ए डैश, मतलब डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा। ये कितना हो जाएगा? ये हो गया 2d साइन थीटा। तो यहां पे जब दो एक्सरेज, दो कंसेक्यूटिव लेयर से जब दो एक्सरेज दो कंसेक्यूटिव लेयर से अगर डिफ्रैक्ट होगा, दो एक्सरेज अगर दो कंसेक्यूटिव लेयर से डिफ्रैक्ट होगा तो उनका पाथ डिफरेंस कितना होगा? 2d साइन थीटा होगा। ये समझ में आया? 2d साइन थीटा। तो अब ये 2d साइन थीटा हमारे पास तो आ गया 2d साइन थीटा। अब ये 2d साइन थीटा जो हमारा आया, ये अब यहां से चलोगे तो अब ब्रैक्स से चलो, फ्रॉम ब्रैक्स, ब्रैक्स अकॉर्डिंग टू ब्रैक्स जो हमने पढ़ा, फ्रॉम ये अकॉर्डिंग टू ब्रैक्स, ब्रैक्स के अनुसार से चलेंगे, अकॉर्डिंग टू ब्रैक्स। तो ब्रैक्स के अनुसार से क्या था? पाथ डिफरेंस जो है ये किसके बराबर है? इक्वल टू n इंटू वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज, n है
वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज, ये हो गया वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज। वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज, तो पाथ डिफरेंस हुआ कितना हो गया 2d साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा n इंटू वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज कितना होगा, ये हो जाएगा लैम्डा। ठीक है, तो ये हो गया क्या 2d साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया n लैम्डा। इसी इक्वेशन को बोलते हैं हम ब्रैग्स इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं ब्रैग्स इक्वेशन। यही है ब्रैग्स इक्वेशन। अब ब्रैग्स इक्वेशन का यूज तुम किसके लिए करोगे, कितना एंगल से डिफ्रैक्ट हुआ उसको प्रिडिक्ट करने के लिए। दो लेयर के बीच सबसे इंपॉर्टेंट इसका फायदा क्या हुआ कि दो क्रिस्टलाइन लेयर के बीच में कितना डिस्टेंस है वो यहां से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एक्सरे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट का क्या फायदा हुआ, तो दो क्रिस्टलाइन लेयर्स के बीच के डिस्टेंस को हम इसके थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं। समझ में आ रहा बात। तो यहां से हो गया 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा हुआ, जहां पे हमारा क्या हो गया d क्या हो गया, ये हो गया सेपरेशन बिटवीन टू कंजिक्यूटिव लेयर्स, दो लगातार लेयर, टू कंजिक्यूटिव लेयर डी। थीटा हो गया क्या एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, एन ये हमारा लैम्डा जो हो गया वो वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज, वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज, और एन जो हमारा हो गया वो कौन सी हो गया ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। अब एन का वैल्यू अगर 1 होगा तो उसको बोलेंगे वो क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन है। अगर कहीं पे लिखा रहेगा कि सेकेंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन है तो उसको सेकेंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन के लिए एन का वैल्यू 2 लेंगे एंड लाइकवाइज। ये बात सबको समझ में आ रहा है, यहां तक क्लियर है सबको। चलो तो पहले इसको उतार लो फिर आगे बढ़ते हैं। और पीछे बहुत लिख दिए थे कारे, ठीक है चल उतार। आवाज नहीं करो। नेक्स्ट लिखोगे लिख लिया सब। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास एक पहले दो क्वेश्चन कर लें हम लोग। क्वेश्चन लिखेगा डिफ्रैक्शन ऑफ बेरियम with X radiation of wavelength 2.29 angstrom gives a first order reflection at 30 degree C. What is the distance between diffracted plane the diffraction of barium with X radiation of wavelength 2.29 angstrom
gives a first order reflection at 30 degree C, what is the distance between diffracted plane? डिफ्रैक्टेड प्लेन के बीच में क्या डिस्टेंस होगा? बनाओगे इसको तो बनना चाहिए सबसे। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्सरे डिफ्रैक्शन ऑफ वेवलेंथ। देखो यहाँ पे वेवलेंथ दे रखा है कितना, 2.29 एंगस्ट्रॉम। अच्छा थीटा दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री सी, मतलब क्या हो गया यहाँ से साइन थीटा, तो साइन 30 डिग्री कितना हो गया 1/2। फिर हमारे पास क्या हो गया, हमसे पूछा जा एन कौन सा है, देखो तो फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन मतलब क्या 1 हो गया। तो हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो हम ब्रैकेट इक्वेशन से हमको पता है 2d sin थीटा इक्वल टू क्या एल लैम्डा पता है, तो 2 into d निकालना है इंटू साइन थीटा 1/2 इक्वल टू क्या हो गया n इंटू लैम्डा। तो ये कैंसिल हो गया और यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पे d इक्वल टू क्या हो गया लैम्डा हो गया, और d इक्वल टू लैम्डा का मतलब क्या हो गया 2.29 एंगस्ट्रॉम, यही वैल्यू हो गया 2.29 एंगस्ट्रॉम, 2.29 एंगस्ट्रॉम। ये बात सबको समझ में क्लियर है, बात हो गया, क्लियर है क्वेश्चन सबको। चलो एक क्वेश्चन और लिखोगे, when an electron in an excited molybdenum atom falls from L to K cell and X-ray is emitted. These X-rays are diffracted at an angle of 7.75 degree by plane with a separation of 2.64 angstrom. What is the difference? What is the difference in energy between K cell and L cell? K cell and L cell in molybdenum, assuming first order diffraction, sin 7.75 degree is equal to 0.1349। क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है? क्वेश्चन कहता है एक मोलिबेडिनम एटम है, ठीक है, वो एक्साइटेड मोलिबेडिनम एटम है, उसका के सेल एल सेल एम सेल अलग अलग है। कहता है कि उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो एल सेल से कूद के कहाँ आया, फॉल्स फ्रॉम एल सेल टू के सेल। एक एक्साइटेड मोलिबेडिनम एटम का इलेक्ट्रॉन एल सेल से उठ के कहाँ आया, के सेल में। तो बोर्स मॉडल पढ़े थे, बोर्स बोला था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाएगा तो एनर्जी गेन करेगा, और अगर लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जंप करेगा तो एनर्जी, हायर से लोअर में कूदेगा तो एनर्जी लूज करेगा, और लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी गेन करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एल से कहाँ जा रहा है, तो क्या होगा, एनर्जी लूज करेगा।
तो और वो एनर्जी कितना लूज करेगा, जितना उसका एनर्जी का डिफरेंस होगा। मान लो ये E2 है और ये है E1, तो जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो कितना होगा, E2 माइनस E1, इतने का ना डिफरेंस होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके इतना आएगा वो इतने ना एनर्जी छोड़ेगा। अब जो एनर्जी छोड़ा वो इन द फॉर्म ऑफ किसके छोड़ा, एक्स रेज छोड़ा। क्लियर है, समझ आ रहा? दिस एक्सरे मतलब एन एक्सरे इज इमिटेड। तो जब ये एल सेल से के सेल में आया तो वो एनर्जी छोड़ा, और वो एनर्जी किसके फॉर्म में छोड़ा, एक्सरेज के फॉर्म में छोड़ा। अब जो ये एक्सरेज के फॉर्म में छोड़ा, इस एक्सरेज को हमने क्या किया है, अब क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऊपर डाला और ये डिफ्रैक्शन शो किया। क्लियर है बात, है ना करा? तो स्वाभाविक है जिस एक्सरेज का कहता है कि ये एंगल इतना है और सेपरेशन इसमें जो इनके बीच का सेपरेशन है वो कितना है, 2.64 एंगस्ट्रॉम है। क्लियर है? तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द डिफरेंस इन एनर्जी लेवल, मतलब क्या निकालना है हमको। तो डेली इक्वल टू हम पढ़े हैं Hc बाई लैम्डा होता है, ये आइंस्टाइन इक्वेशन, ये प्लैंक्स इक्वेशन, सॉरी ऑन द प्लैंक्स इक्वेशन, Hc बाई लैम्डा। तो हमको यहाँ लैम्डा चाहिए और लैम्डा के लिए क्या दिया है, ब्रैग्स इक्वेशन। यहां से इस एक्सरेज का लैम्डा निकल जाएगा, चलो निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, 2d sin थीटा इक्वल टू क्या है, n लैम्डा। तो 2 इंटू डी कितना, 2.64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 इंटू साइन थीटा, साइन कितना है 7.75 डिग्री के लिए वैल्यू दिया हुआ है कितना, 0.1349 इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन है तो n का वैल्यू 1 इंटू लैम्डा। यहां से लैम्डा आ गया 2 इंटू 2.34 इंटू 0.1349 10 टू द पावर माइनस 10, इतना मीटर। ये जो वैल्यू इसका जो हमारे पास वैल्यू आ गया, जो भी वैल्यू हो वो इसका वैल्यू हमारे पास आ गया, ये पुट कर दिए, लैम्डा आ गया। अब हमको क्या निकालना है डेली, तो डेली डिफरेंस इन एनर्जी लेवल ही निकालना है ना, और वही डिफरेंस इन एनर्जी लेवल का वेवलेंथ इतना है जो एक्सरेज के फॉर्म में निकला है। तो कितना हो जाएगा, h हो गया कितना 6.63 इंटू 10 टू द पावर 34, इतना h हो गया, इंटू c वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 sc बाई लैम्डा, लैम्डा कितना हुआ, तो 2 इंटू 2.64 इंटू 0.3149 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, इतना क्या होगा, इतना जूल, यही डिफरेंस इन एनर्जी लेवल हो गया। अरे बात सबको समझ में आया, मतलब यहाँ घुमाएगा ज्यादा तो इतने घुमा सकता है कि पहले तुमको क्या दे देगा, डाटा से वो निकाल लो और फिर उसको यहाँ से पुट करके हम देख लिए कि इसका एनर्जी लेवल का क्या डिफरेंस होगा। ये बात सबको समझ में आए, क्वेश्चन सब क्लियर हुआ ना। चलो तो उतार लेंगे और उतार के ही तक रहने देंगे। अगले क्लास में हम लोग आएंगे तो बात करेंगे डिफेक्ट का, और डिफेक्ट के साथ साथ हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इन दोनों बातों को हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर है बात यहाँ तक?